सभी अपनी कमर, गर्दन सीधी करते हुए कोई भी ध्यानात्मक पोजीशन में बैठ जाएँ और गहरी लंबी धीरे सांस लेते हुए धीरे से कोमलता से आंखें बंद करें और 3 बार ओम का उच्चारण करें। ओम, 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 ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति। धीरे से दोनों हाथ के घर्षण करते हुए आंखों के ऊपर कोमल हाथों रखें। बढ़िया। थैंक यू प्रीति जी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हमने जितना पढ़ा था उसी में उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? पूछ लीजिए अभी। मैम एक बार थोड़ा थोड़ा डाउट है सभी में, तो आप एक बार क्विक रिवीजन करवा देंगे। यस मैम, हाँ रिविजन करवा दीजिए, थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन। हाँ जी ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं फिर। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी जो हमारे शिक्षण की विधियां होती है। तो सबसे पहले हमने इसमें देखा था टीचर सेंटर्ड मेथड यानी शिक्षक केंद्रित विधियां। तो ये कौन सी होती है? इसमें फोकस किस पे होता है? इन टीचर सेंटर्ड मेथड्स द प्राइमरी फोकस इज ऑन द टीचर एज द सेंट्रल अथॉरिटी फिगर। द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्टिंग द लर्निंग प्रोसेस। यानी इसका मतलब क्या था इसमें कि केंद्र, यानी फोकस का मतलब होता है केंद्र कौन होता है इसमें। तो शिक्षक केंद्रित तरीकों में प्राथमिक ध्यान केंद्रीय प्राधिकारी व्यक्ति के रूप में शिक्षक पर होता है, यानी शिक्षक का इसमें प्राइमरी रोल होता है शिक्षक केंद्रित विधियों में। ठीक है। फिर था कि शिक्षक जानकारी देने और सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिए जिम्मेदार है। मतलब जितनी भी जिम्मेदारी है सारी कि शिक्षण से रिलेटेड सारी जो जानकारी है, जो जितनी भी प्रक्रिया होती है उसमें टीचिंग में, उसके लिए सारा जो जिम्मेदार व्यक्ति है वह शिक्षक ही होता है। उसके बाद था नॉलेज ट्रांसमिशन, यानी ज्ञान संचरण कैसे होता है इसमें। तो इसमें था द टीचर इम्पार्ट्स नॉलेज थ्रू लेक्चर्स, presentations, demonstrations, and students are expected to observe and memorize the information। तो कैसे होता है? लेक्चर्स यानी व्याख्यान के द्वारा, जो प्रेजेंटेशन होती है हमारी प्रस्तुतियों के द्वारा, और डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शनों के माध्यम से ज्ञान प्रदान करता है। किसमें? टीचर सेंटर्ड मेथड्स में। और छात्रों से जानकारी को अवशोषित रखने और याद रखने की अपेक्षा की जाती है। ये था हमारा टीचर सेंटर्ड मेथड। आगे इसी के साथ था passive learning. Students often play a more passive role in learning process as they receive information rather than actively engaging with it। मतलब इसमें एक्टिव टीचर हो गए तो पैसिव स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि टीचर सेंटर्ड है तो मतलब टीचर का प्राइमरी रोल है और वही हमारा जो है प्राइमरी है इसमें। फिर है निष्क्रिय शिक्षण। छात्र अक्सर सीखने की प्रक्रिया में अधिक निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे सक्रिय रूप से संलग्न होने के बजाय जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसका उदाहरण दिया था हमने उस दिन, जो हमारे लेक्चर्स होते हैं, जो व्याख्यान विधि होती है। आप सभी को पता होगा कि उसमें जैसे टीचर आते हैं, वो अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं फिर चले जाते हैं, उसमें कुछ इंटरेक्शन नहीं होता है। तो इस वजह से इसमें जो हमारा छात्र होता है उसको एक निष्क्रिय माना जाता है। सक्रिय हो गए शिक्षक और जो निष्क्रिय है वो आ जाएंगे इसमें छात्र। उसके बाद था
असेसमेंट यानी मूल्यांकन। हम मूल्यांकन कैसे करते हैं इसमें? Evaluation is typically based on standardized tests and exams that measure how well students can recall the information taught by the teacher. यानी हिंदी में देख लेते हैं एक बार। मूल्यांकन आम तौर पर मानकीकृत परीक्षणों और परीक्षाओं पर आधारित होता है जो मापते हैं कि छात्र शिक्षक द्वारा सिखाई गई जानकारी को कितनी अच्छी तरह याद कर सकते हैं। मतलब जो टीचर ने करवाया है वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितना याद रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा असेसमेंट। उसके बाद है ट्रेडिशनल अप्रोच यानी पारंपरिक दृष्टिकोण। दिस मेथड इज मोर अलाइंड विद द ट्रेडिशनल डिक्टेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग। यानी यह विधि शिक्षण की पारंपरिक उपदेशात्मक शैली के साथ अधिक मेल खाती है। जैसे जो हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल है टीचिंग का, उससे ये बहुत ज़्यादा मेल खाती है, क्योंकि जो पुराने समय से जो चलता आ रहा है, अभी तो ऐसा नहीं होता है। तो उस टाइम पे जो मेन फोकस होता था वो टीचर पे ही होता था। स्टूडेंट पैसिव होते थे, उनको जो बताया जाता था टीचर के द्वारा बस उन्हें वो रटना होता था या फिर उसको याद रखना होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमने देखा था लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स यानी शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधियां। इसमें क्या था फोकस? उसमें था टीचर पे, जो टीचर सेंटर था। लर्नर सेंटर्ड मेथड्स शिफ्ट द फोकस टू द स्टूडेंट, यानी इसमें होगा स्टूडेंट पे। ठीक, उसका बिल्कुल उल्टा। द टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर गाइडिंग एंड सपोर्टिंग स्टूडेंट्स इन देयर लर्निंग जर्नी। यानी जो शिक्षार्थी केंद्रित तरीका है छात्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शिक्षक छात्रों को उनकी सीखने की यात्रा में एक सुविधा प्रदाता, मार्गदर्शक और समर्थन के रूप में कार्य करता है। मतलब टीचर का इसमें रोल होता है, लेकिन उसका एक्टिव रोल नहीं होता। एक्टिव रोल इसमें स्टूडेंट्स का ही होता है, लेकिन जो एक टीचर है हमें वो गाइड करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, फिर है एक्टिव लर्निंग यानी सक्रिय शिक्षण। लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस promote active learning where students are encouraged to explore, inquire and construct knowledge themselves। यानी क्या कह रहे हैं कि जो हमारा शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण सक्रिय शिक्षण को बढ़ावा देते हैं, जहां छात्रों को स्वयं ज्ञान का पता लगाने, पूछताछ करने और निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आगे है इसमें क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में भी को बढ़ावा मिलता है इसमें, किसमें? स्टूडेंट सेंटर्ड में। इसको हिंदी में महत्वपूर्ण सोच कह सकते हैं। स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू थिंक क्रिटिकली, एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज। मतलब छात्रों को गंभीर रूप से सोचने, जानकारी का विश्लेषण करने और चर्चाओं और समस्या समाधान गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब हम क्रिटिकली कैसे सोच सकते हैं, किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, कैसे डिस्कशंस कर सकते हैं, या हम किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। मतलब इन सभी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है स्टूडेंट को। फिर है असेसमेंट। असेसमेंट यानी मूल्यांकन। Assessment may involve a combination of methods including projects, presentation, and collaborative activities that demonstrate a deeper understanding of the subject matter। यानी क्या कह रहे हैं कि मूल्यांकन में परियोजनाओं, प्रस्तुतियों और सहयोगी गतिविधियों सहित तरीकों का संयोजन शामिल हो सकता है। मतलब जितने भी हमारे बच्चों को प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं हम लोग, प्रेजेंटेशंस ले सकते हैं उनकी, या उनको क्या कहते हैं, कोई भी कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज करने को दे सकते हैं, यानी सहयोगी गतिविधियां जिसे कहते हैं हम। ठीक है, जो विषय वस्तु की गहरी समझ को प्रदर्शित करते हैं। अब कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है किसी चीज पे, तो उसके लिए वो अच्छे से तैयारी करेगा, तो मतलब उसकी उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज होगी, बहुत ज्यादा डीप नॉलेज होगी। ठीक है, तो ये हो गया असेसमेंट वाला पार्ट। अगला है स्टूडेंट एम्पावरमेंट यानी छात्र सशक्तिकरण। लर्नर सेंटर टीचिंग एम्स टू empower students to take ownership of their learning and become self directed learners। मतलब शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को अपने सीखने का स्वामित्व लेने और
स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने के लिए सशक्त बनाना है। मतलब इसमें जो हम बात करते हैं स्टूडेंट एम्पावरमेंट की, किसमें? स्टूडेंट जो सेंटर्ड है हमारी टीचिंग। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे हमने देखा था शिक्षण के तरीके, मेथड्स ऑफ टीचिंग। हमने ये 3 लेवल में देखे थे कि इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला था हमारा लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड्स, यानी बड़े समूह की शिक्षण विधियां जो बड़े ग्रुप्स को पढ़ाने में उपयोग की जाती है। ठीक है। दूसरा था स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड्स, छोटे समूह की शिक्षण विधियां, क्योंकि हम एक ही तरीके से सारे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। अगर ग्रुप बहुत बड़ा है तो उसके लिए अलग टीचिंग स्टाइल होगा, या कह सकते हैं मेथड होगा, और जो छोटा ग्रुप होगा उसके लिए अलग टीचिंग मेथड होगा। तीसरा था हमारा इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड्स, यानी व्यक्तिगत शिक्षण विधियां। फिर हमने देखा था कि इसके अंदर कौन कौन से टीचिंग मेथड्स आते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं टीचर सेंटर स्ट्रेटजी, जो कि लार्ज ग्रुप के लिए होता है ना। इसमें सबसे पहले आता है लेक्चर्स, टीम टीचिंग, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। ये हो गया सारा लार्ज ग्रुप के लिए। स्ट्रेटजी है टीचर सेंटर्ड। ठीक, अगला है मिक्स स्ट्रेटजी, ये होते हैं स्मॉल ग्रुप के लिए, जो हमारे छोटे ग्रुप होते हैं। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड और वर्क, ट्यूटोरियल्स, केस स्टडी, रोल प्ले, सिमुलेशन और डेमोन्स्ट्रेशन। ये सारे हो गए हमारे छोटे ग्रुप्स के लिए, और इसको हम मिक्स स्ट्रेटजी बोल सकते हैं। ठीक, अगला जो हमारा तीसरा है वो है स्टूडेंट सेंटर्ड। इसमें आता है इंडिविजुअलाइज्ड मेथड। ठीक, इसमें है ट्यूटोरियल्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडी, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, इंटरैक्टिव वीडियो, ओपन लर्निंग, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पीएसआई, और लास्ट है ह्यूरिस्टिक मेथड। अब बताइए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम मतलब ये लार्ज ग्रुप जो ऋतिक है वो सब मेथड टीचर क्या होता सेंटर। है? एक एक करके पूछिए। मैम मैं पूछती हूँ। मैम ये हाँ पूछ जी। रही हूँ मैं कि लार्ज ग्रुप मतलब जैसे कि स्टूडेंट सेंटर जो हो गया है उसमें रेशियो जो है वो डिसाइडेड होता है, इसीलिए इसको हम इंडिविजुअल मेथड्स के अंतर्गत ही रखेंगे। आपका क्वेश्चन नहीं मुझे समझ आया, फिर से पूछिए। जैसे कि मैम यहाँ पे जो लार्ज ग्रुप मेथड को हमने टीचर सेंटर के अंतर्गत लिया है, ठीक है। हम्म। और ठीक है। जो जी और जो स्टूडेंट सेंटर्ड के अंतर्गत इंडिविजुअल मेथड्स को हम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो है वो डिफाइन होता है, जैसे कि एक क्लास में 30 या 35 स्टूडेंट्स रहते हैं, इसीलिए इसको इंडिविजुअल मेथड में ले रहे हैं क्या? या स्मॉल ग्रुप में उसको नहीं ले सकते क्या? या जो मिक्स ग्रुप है वो किस में आएगा? देखो, ये जो सारे हैं ना, ये जो हमारा जैसे ट्यूटोरियल है यहाँ पे, तो ट्यूटोरियल इसमें भी आ रहा है, जो हमारा मिक्स ग्रुप है। ठीक है, इसमें भी आ रहा है ना। असाइनमेंट्स, असाइनमेंट्स हो गया, प्रोजेक्ट वर्क भी दोनों में आ रहा है। तो इसका ऐसा नहीं है कि इसमें बच्चे डिसाइडेड है इतने इतने होंगे, लेकिन जैसा इसमें दिया गया है लार्ज के लिए, तो वहां पे हम प्रोजेक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, तो वहां पे हमें लेक्चर्स ही देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये तरीके बताए गए हैं कि इसमें प्रॉपर, मतलब ऐसा नहीं है कि 10 है तो 10 ही बच्चे होने चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब कोई फिक्स रेशो नहीं है। ठीक है। ओके। हाँ जी, और कौन पूछ रहे थे? मैम इसमें ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है? और ये आपका जो स्टूडेंट सेंटर है, इसमें ट्यूटोरियल तो दोनों में आ रहा है। हाँ, दोनों में आ रहा है। देखो, मैंने आपको उस दिन भी बताया था और आज भी बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये एक के लिए होगा, ये दोनों में आ रहा है। ट्यूटोरियल्स भी दोनों में आ रहा है, जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है वो भी दोनों में आ रहा है, केस स्टडी भी दोनों में आ रहा है। अगर तो इसका मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर ये हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड में ही आ रहा है तो हम उसको मिक्स में नहीं ले सकते, मिक्स में दोनों आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको दोनों में लिया गया है। बाकी ये जो आप ह्यूरिस्टिक पूछ रहे हो, ये मैं एक एक करके अभी एक्सप्लेन करूंगी सभी को। ठीक है, ठीक क्लियर है। है?
हाँ जी। तो मैम ये जो तरीका है ये मिक्स भी हो सकता है, अपन एक इंडिविजुअल नहीं ले सकते कि ये स्मॉल उसमें होगा ये उसमें मिक्स, मतलब ये जो प्रोजेक्ट के मतलब स्टूडेंट के स्ट्रेंथ के हिसाब से हम इसे एक ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि ये लार्ज ग्रुप है ये स्मॉल ग्रुप है, ऐसा। हाँ, ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई वैसे उनका भी क्वेश्चन था जो प्रियंका जी का पहले, कि इसमें कोई फिक्स नंबर नहीं होता है कि अगर इसमें हम स्मॉल ग्रुप में 30 ले रहे हैं तो उसमें 30 ही होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। और जो ये तरीके हैं इनको हम, क्योंकि मिक्स का मतलब है उसमें दोनों आएंगे, उसमें स्मॉल ग्रुप वाले भी आ सकते हैं, इंडिविजुअलाइज वाले भी आ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो लार्ज के लिए है वो तो अलग ही है, उसमें तो अपने ही सारे, इसमें 3 है, लेक्चर है, टीम टीचिंग और वीडियो प्रेजेंटेशन है। ठीक है, क्लियर हो गया यस। मेरा? हाँ जी। तो किसी का कोई और डाउट तो नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हिंदी वाला था, ये उस दिन बता दिया था, आप इसको देख लेना अपने हिसाब से। आज जो ये हमारा टॉपिक है ये आज पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसके ना स्क्रीनशॉट ले लेना साथ साथ में, तो ये जब कंप्लीट होगा उसके बाद में आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करते हैं लेक्चर मेथड की, जिसे हम कहते हैं व्याख्यान विधि। ठीक है, ये होता है मोस्ट कन्वेंशनल एंड डोमिनेटिंग टीचिंग मेथड, यानी सबसे पारंपरिक और प्रभावशाली शिक्षण पद्धति। पारंपरिक ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि बहुत पहले से चलता आ रहा है, तो हम इसे कहेंगे एक पारंपरिक मेथड। ठीक है, और बाकी है प्रभावशाली, क्योंकि बहुत समय से चला आ रहा है, कहीं ना कहीं प्रभाव होता है इसका बच्चों पे, बच्चे सीखते हैं, जो इसमें बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि जो टीचर करवाता है उसको अच्छे से याद करते हैं और समझते हैं। ठीक, उसके बाद है टीचर इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट एंड द स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर्स, यानी शिक्षक एक सक्रिय भागीदार है और छात्र निष्क्रिय श्रोता है। इसका आपको समझ आ गया होगा क्यों है, क्योंकि टीचर का इसमें ऐसा नहीं है कि टीचर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें, इसलिए उनको निष्क्रिय कहा जाता है स्टूडेंट्स को। लेकिन जो टीचर है वो अपना काम करते हैं, उनको अपना लेक्चर देना होता है, तो वो इसमें एक्टिव है। ठीक, अगला है वन वे कम्युनिकेशन, यानी एक तरफा संचार। इसको एक तरफा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होता, ऐसा कुछ सेशन नहीं होता है जो हम कह सकते हैं कि इसके अलावा अगर कोई दूसरा टीचिंग मेथड होता उसमें होता। क्योंकि जैसे अभी हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, हमारी क्लास चल रही है, तो ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। आप सवाल पूछते हो, मैं आंसर देती हूँ, या मैं पूछती हूँ तो आप लोग आंसर करते हो, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन जो लेक्चर मेथड होता है वो वन वे होता है। ठीक, अगला है द स्टूडेंट्स डू नॉट कन्वर्स विद द टीचर्स ड्यूरिंग द लेक्चर बाय द टीचर, शिक्षक द्वारा व्याख्यान के दौरान छात्र शिक्षकों से बातचीत नहीं करते हैं। ये वाली स्लाइड क्लियर है? जी। ठीक है, अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस, यानी इसके फायदे क्या क्या है लेक्चर मेथड के। ठीक, इट इज इकोनॉमिकल एंड सिंगल टीचर कैन टीच, होगा ये टीचर नहीं होगा, सिंगल टीचर कैन टीच लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट अ टाइम, यानी कि यह किफायती है और एक ही शिक्षक एक समय में बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ा सकता है। देखो, ये जो हमारा ये हमने पढ़ा था, ये लार्ज ग्रुप में भी आ रहा था, जो हमारा टीचर स्टैंडर्ड में लेक्चर मेथड था। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खर्च होता है, किसी प्रकार का अलग से कोई तामझाम करना होता है, टीचर को बस लेक्चर देना होता है अपना। ठीक, और इसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब ऐसी क्लास ले सकते हैं जो लेक्चर चल रहा है, तो वो टीचर एक साथ बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकता है इसमें, ये इसके फायदे हैं। ठीक, अगला है it saves much time and the syllabus can be very easily covered within prescribed time, यानी इससे समय की काफी बचत होती है, पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में आसानी से पूरा किया जा सकता है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। इसके अलावा अगर हम कोई और देख ले, मान लो कोई हमने प्रोजेक्ट दे दिया किसी बच्चे को, या मतलब कोई ग्रुप्स बना लिए, तो अलग अलग ग्रुप को अलग अलग प्रोजेक्ट दे दिया, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। और जो इसमें हमारा सिलेबस होता है उसको हम जितना हमें टाइम मिलता है उसके अंदर पूरा कर सकते हैं। ठीक, अगला है इट इज़ यूजफुल फॉर इम्पोर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यानी यह महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी के लिए उपयोगी है। फिर इट सिंप्लीफाई द टास्क ऑफ द टीचर, यह शिक्षक के कार्य को सरल बनाता है। हम पढ़ रहे थे एडवांटेजेस लेक्चर मेथड की, ये हो गया क्लियर ये वाली स्लाइड? हाँ जी मैम।
ठीक है, अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस होती है कि सीमा, इसकी सीमाएं क्या क्या क्या, इसको हम डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये है इट प्रोवाइड्स वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट एक्टिविटी, यानी यह छात्र गतिविधि के लिए बहुत कम अवसर प्रदान करता है। क्योंकि छात्रों को ऐसा नहीं है कि कोई अवसर दिया जाता है कि आप अलग से कोई एक्टिविटी करो या क्लास में कोई एक्टिविटी करो जिसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है कि क्वेश्चन आंसर वगैरह, ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें। तो ये इसकी एक पहली और इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है। ठीक, अगला है द इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकन केयर ऑफ, यानी विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता और बुद्धिमत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है, जो लेक्चर जो देंगे टीचर वो एक ही तरीके से देंगे। वो ऐसा नहीं है कि अलग अलग बच्चों को देखेंगे कि इनका तरीका ये है पढ़ने का, इनको इस तरीके से समझ आ रहा है, या कोई जो दूसरा बच्चा है उसका कैसा तरीका, मतलब वो एक ही तरीके से सबको लेक्चर देते हैं। तो इसमें इतना ध्यान नहीं होता है कि बच्चों की रुचि क्या है, क्षमता क्या है, या फिर उनकी बुद्धिमत्ता कैसी है। तो ये किस और इसका एक ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, फिर है it usually does not provide opportunity to learn as to solve problems, यानी यह आमतौर पर समस्याओं को हल करने के लिए सीखने के अवसर प्रदान नहीं करता है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ये वाली स्लाइड ओके है? यस मैम। ठीक है, अगला जो हमारा है टीचिंग मेथड वो है टीम टीचिंग मेथड, यानी टीम शिक्षण विधि। इसमें क्या होता है देखते हैं। Team teaching can be defined as a group of two or more teachers working together to plan, conduct and evaluate the learning activities for the same group of learners. हिंदी में देख लेते हैं कि टीम शिक्षण को दो या दो से अधिक शिक्षकों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो शिक्षार्थियों के एक ही समूह के लिए सीखने की गतिविधियों की योजना बनाने, संचालन और मूल्यांकन करने के लिए मिलकर काम करते हैं। देखो, नाम से ही समझ आ रहा है कि टीम टीचिंग है। मतलब ऐसा इसमें एक एक टीचर नहीं होगा, क्लास एक ही होगी जिसमें बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन टीचर एक नहीं होगा। क्योंकि आमतौर पर जितने भी हमारे टीचिंग मेथड्स होते हैं उसमें एक एक ही टीचर होते हैं एक एक क्लास के लिए। लेकिन ये टीम टीचिंग बताई गई है तो इसमें क्या होगा, बताया गया है कि दो या दो से अधिक शिक्षक होंगे। ठीक, और उनका ही काम होगा, जो विद्यार्थियों का एक समूह होगा जिसको हम एक क्लास कह सकते हैं, कि एक क्लास के लिए मान लो दो टीचर है। ठीक, और उन दोनों का ही काम होगा कि जितनी भी कह सकते हैं कि गतिविधियों की योजना बनाने का काम, संचालन और मूल्यांकन का काम। मतलब वो दोनों मिलके, ऐसा नहीं है कि कोई एक टीचर, दोनों मिलके ही लेसन प्लान बनाएंगे, दोनों मिलके ही पढ़ाएंगे और साथ ही दोनों मिलके ही इवेल्युएशन करेंगे। तो ये हो गया हमारा टीम टीचिंग। इसमें कोई डाउट? मैम जैसे कि क्लास में जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स होते हैं वैसे ही टाइप का। नहीं नहीं, इसमें अलग अलग के लिए नहीं होगा, इसमें एक ही सब्जेक्ट के लिए दो टीचर्स होंगे, अलग अलग के लिए। क्योंकि एक टाइम पे हम एक ही क्लास लेंगे ना, तो उसमें एक क्लास में हम किसी दो एक्सपर्ट टीचर्स को बुलाएंगे, तो मतलब उन्हीं को एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना होगा, लेकिन साथ में पढ़ाना होगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला? हाँ जी। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस, यानी इसके फायदे क्या क्या है किसके, टीम टीचिंग के। सपोर्ट फॉर टीचर, शिक्षकों के लिए समर्थन। मतलब इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे अगर दो टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो वो एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसको इस तरह से समझेगी, शिक्षकों के लिए समर्थन। ठीक है, फिर है क्लोजर इंटीग्रेशन ऑफ स्टाफ, कर्मचारियों का घनिष्ठ एकीकरण। क्योंकि अब पढ़ाना साथ में है हमें, क्लास को कोई दो टीचर्स है, उनको एक क्लास को इकट्ठे पढ़ाना है, तो उनमें एक बहुत एकता हो जाएगी, दोनों में बहुत उनका घनिष्ठ एकीकरण हो जाएगा इससे। ठीक है, फिर है वैरायटी ऑफ आइडियाज, यानी विचारों की विविधता। क्योंकि दो लोग कभी एक तरीके से नहीं सोचते, तो अगर दो टीचर हम दे रहे हैं किसी क्लास को, तो मतलब उसमें उनके जो सोचने की क्षमता होगी वो अपनी अपनी होगी, तो बहुत सारे आइडियाज होंगे कि हम एक सब्जेक्ट को किस तरीके से मतलब इफेक्टिव बना सकते हैं, किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर है बेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी छात्रों की बेहतर भागीदारी। छात्रों की बेहतर भागीदारी कैसे होगी, कि देखो, एक तो हो गया हमारा लेक्चर मेथड, तो उसमें एक टीचर था वो पढ़ा रहा था, बोरिंग सा चल रहा था। तो इसमें अगर दो टीचर्स हैं तो बच्चों के लिए कुछ नया होगा, वो इसमें भागीदारी करेंगे, इसमें इन्वॉल्वमेंट करेंगे। ठीक,
फिर है इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग क्वालिटी यानी शिक्षक गुणवत्ता में सुधार, कि जितना हमने पीछे वाले में देखा था तो उससे ज़्यादा इसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बुराई है, अगर बहुत बड़ा ग्रुप है तो हमें लेक्चर मेथड से ही पढ़ाना पड़ेगा, वो अलग तरीका है। लेकिन अगर इसमें हमें देखा जाए टीम टीचिंग में, तो जो हमारी टीचिंग क्वालिटी है इसमें सुधार होगा, क्योंकि 2 टीचर्स होंगे, अच्छे से पढ़ाएँगे, बहुत अच्छे से मिलके पढ़ाएँगे, बच्चे भागीदारी लेंगे, तो जो हमारी टीचिंग क्वालिटी है वो सुधर जाएगी। ये हो गई एडवांटेजेस। फिर देखते हैं इसकी लिमिटेशंस यानी इसकी सीमाएँ क्या हैं? इट कंज्यूम मोर टाइम एंड एनर्जी यानी इसमें अधिक समय और ऊर्जा खर्च होती है। समय भी लगेगा, ऊर्जा भी लगेगी, ये इसका एक क्या कह सकते हैं, दुष्परिणाम कह सकते हैं, ठीक। मोर टीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस मेथड, इस पद्धति के लिए अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि टीम टीचिंग है तो एक टीचर तो लगेंगे नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा ही लगेंगे, तो जितनी क्लासेस है उसके हिसाब से टीचर्स हमारे डबल लगेंगे, ठीक। फिर है नॉट यूज़फुल फॉर टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स, सभी विषयों को पढ़ाने के लिए उपयोगी नहीं है। अब सारे ही जो हमारे विषय है उनको हम टीम टीचिंग से नहीं पढ़ा सकते हैं। फिर है देयर कैन बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द टीचर्स यानी शिक्षकों के बीच तालमेल की कमी हो सकती है। देखो, अगर कोई अकेला पढ़ा रहा है और कोई 2 टीचर पढ़ा रहे हैं तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, एक तरीका होता है। अकेले में चल जाता है, लेकिन अगर वो साथ में है तो अगर उसमें हमारा तालमेल सही से नहीं बैठ रहा है तो उसका प्रभाव नकारात्मक पड़ेगा हमारी टीचिंग के ऊपर। तो उस वजह से ये इसका एक अलग ड्रॉबैक हो गया। ये वाली स्लाइड क्लियर है? मैम ये टीम टीचिंग मतलब ऐसे नॉर्मली देखा नहीं है, तो ये होता कहाँ पर है? देखिए, इसका तो मुझे नहीं पता कि ये होता कहाँ पर है, लेकिन कई जगह होता ही होगा तभी इसमें दिया गया है। तो लेकिन जैसे हमें पढ़ना है इस बारे में तो इसके बारे में क्वेश्चन तो आ सकता है हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड में। ये मुझे नहीं पता कि होता कहाँ पर है। हाँ, क्योंकि जनरली बच्चों के स्कूल में भी ऐसा देखा नहीं है मैंने कि मतलब एक ही सब्जेक्ट के लिए 2 टीचर्स हों। हाँ, ऐसा देखा नहीं जाता, मतलब बहुत कम, ऐसा नहीं है तो है कि होता ही नहीं होगा, लेकिन बहुत कम जगह हो सकता है, आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। ओके, थैंक यू। हाँ जी। मैम कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस में मिल जाता है देखने को, लेबोरेटरीज वगैरह में। हाँ, वहाँ पे तो टीचर के साथ बाकी जो हमारे लैब अटेंडेंट होते हैं वो होते हैं ना, वो सिखाने में होती है। फिर हो जाता है कई बार कि 2 टीचर हो हमें एक प्रैक्टिकल करवाने के लिए। पर मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होता और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा होता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में टीम टीचिंग करवाई जाती है, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कि होती ही नहीं है कहीं पे भी, ठीक है? आगे बढ़े फिर? मैम हाँ जी। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है एनर्जी ज्यादा लग रहा है, कैसे? क्योंकि इस पे तो 2 टीचर होंगे ना, तो एनर्जी मतलब कम लगेगी। एनर्जी इसमें ऐसे ज़्यादा लगेगी कि अगर हम एक क्लास के लिए 2 टीचर दे रहे हैं, लेकिन उसके बजाय अगर हम 2 क्लासेस के लिए 2 टीचर देते, तो 2 क्लासेस उसमें कवर हो जाती। लेकिन हमारे 2 टीचर एक ही क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो उस तरह से उसको देखो तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लग रही है। अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ जी। क्लियर है सभी को? ये मैम कोचिंग सेंटर का एग्जांपल ले सकते हैं क्या? स्टैंड बाय एक टीचर और रहते हैं, जैसे इनकी छुट्टी हो गई तो ग्रुप टीचिंग हाँ बोल सकते हैं। कोचिंग सेंटर में अगर ऐसा हो रहा है कि एक ही चीज़ को 2 टीचर्स पढ़ा सकते हैं, तो हाँ, मान सकते हैं ऐसा कि वहाँ पे टीम टीचिंग होती है। लेकिन वो एक मैम टाइम पे इसमें पढ़ा। मैम इसमें हाँ, ऐसा भी हो सकता है ना कि स्कूल में एक टीचर है, उसी सब्जेक्ट को हम कोचिंग से कर रहे हैं, सब्जेक्ट के लिए 2 नहीं, टीचर नहीं, हो रहे हैं। नहीं। नहीं, 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 ऐसा नहीं होता। देखो, इसमें क्या कहा है कि एक ही क्लास को पढ़ाएँगे, मतलब वो एक ही टाइम पे पढ़ाएँगे, ऐसा नहीं है। पहले हमने मान लो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो स्कूल में हमने मैथ्स पढ़ा एक टीचर से, फिर हम घर जाके कोचिंग ले रहे हैं दूसरे टीचर से, वो टीम टीचिंग में नहीं आएगा। हम स्कूल में पढ़ रहे हैं मैथ्स, तो उसके लिए स्कूल में ही 2 टीचर्स होंगे और दोनों ही साथ में लेसन प्लान करेंगे, दोनों ही पढ़ाएँगे और दोनों ही इवैल्यूएशन करेंगे बच्चों की, ठीक है? अलग-अलग नहीं होगा। मैम जैसे अच्छा मैम मैम आईआईटी सेकंड। ये बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर होते हैं उसमें मतलब 2 या 3 टीचर एक ही साथ एक ही चीज को अलग अलग डे में पढ़ाते हैं, तो ये मेरे को लगता है वहाँ पॉपुलरिटी ज्यादा रहती है कोचिंग सेंटर। हाँ जी, वहाँ पे हाँ, उसको हम कहेंगे। अगर बहुत बड़ी क्लास है, एक ही सब्जेक्ट को 2-3 पढ़ा रहे तो वो आ जाएगा, वो टीम टीचिंग में ही आएगा फिर, सही कह रहे हो। मैम जैसे हमारे यहाँ एमडीवाई में भी जैसे कि मधु मैम चैंटिंग करवा रही हैं, मयंक सर अगर उसका
पूरा योग सूत्र को बताएंगे, तो ये टीम टीचिंग के अंतर्गत आएगा? देखो, अगर मधु मैम और मयंक सर एक साथ क्लास ले रहे हैं, मधु मैम उसमें चैंटिंग करवा रही हैं और मयंक सर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे सूत्र को, तब वो टीम टीचिंग में आएगा। लेकिन अगर वो अलग अलग पढ़ा रहे हैं तब वो टीम टीचिंग में नहीं आएगा। ओके, मतलब अलग अलग सेम टाइमिंग भी होनी चाहिए। हाँ, सेम टाइमिंग भी होनी चाहिए, एक ही क्लास में दोनों होनी चाहिए। ओके ओके, अंडरस्टूड, हाँ थैंक जी, यू। ठीक, आगे बढ़ते मैम हैं। हाँ जी। मैम मैम हाँ ये जी, बोलिए। उसमें हो सकता है, जैसे मैम वो छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी यूकेजी वगैरह के, मैम उनमें 2 टीचर बैठे रहते हैं, उनका बोल सकते हैं मैम ये? हाँ, एक तरीके से बोल सकते हैं, उनके लिए बोल सकते हैं, क्योंकि 2 टीचर्स हैं ना, तो वो एक साथ उनको करवा रहे हैं छोटे बच्चों को, तो उसको कह सकते हैं हम। Yes. हाँ जी, मैम लेकिन ये ऐसा सभी विषयों को पढ़ाने के लिए उपयोगी नहीं है, ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, ये मतलब हमको समझ नहीं आ रहा है क्यों ये है इसमें। अच्छा, लिमिटेशंस में। हाँ, सभी विषयों को पढ़ाने के लिए ये उपयोगी नहीं है, मतलब नहीं समझ में आया इस लाइन का मतलब ही, कि इसमें लिमिटेशन में ये क्यों रखा है। अब आप जैसे हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं स्कूल में, तो हम सारे जो हमारे सब्जेक्ट है, इसी टीचिंग से हम सभी सब्जेक्ट्स को नहीं करवा सकते हैं। टीम टीचिंग से हम कितनी करवा लेंगे, सारे नहीं हो, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है ना ये, अच्छा, इसलिए यहाँ इस पे ये थॉट पॉइंट से दिया रखा गया। है, हाँ हाँ हाँ, ये भी ठीक हो समझ। सकता है कि मैम सभी को, सारे टीचर को सभी विषयों का ज्ञान ना हो, हर एक टीचर अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही उसकी मास्टरी रहती है, तो ये भी ऐसा समझ सकते हैं ना कि ग्रुप टीचिंग में जो टीचर्स हैं साथ में वो सभी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकते, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही वो अच्छा कर सकते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं। नहीं, देखो, अगर हम टीम टीचिंग में टीचर्स लेंगे तो हम उसी सब्जेक्ट के लेंगे, हम अलग अलग के नहीं लेंगे फिर, कि एक हमने मान लो हिंदी के टीचर ले लिए, एक हमने ड्राइंग की टीचर ले ली और उनको एक सब्जेक्ट दे दिया, ऐसा नहीं होता है। लेंगे हम एक ही सब्जेक्ट के, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है कि टीम टीचिंग से ही हम मान लो मैथ्स करवा रहे हैं, हिंदी करवा रहे हैं या फिर कंप्यूटर करवा रहे हैं, तो ऐसा होता नहीं है। देखो, अगर मान लो किसी की कंप्यूटर क्लासेस है तो उसमें ऐसा हो सकता है कि एक टीचर थ्योरी करा रहे हैं तो दूसरी टीचर उसी क्लास में जो सर ने बताया एक सर ने, तो दूसरे उनका प्रैक्टिकल करके उनको बता रहे हैं बच्चों को, ठीक, ये टीम टीचिंग हो गया। लेकिन मान लो अगर वही हमारी कोई हिंदी की क्लास चल रही है तो वहाँ पे कोई टीचर पोइम करवा रहे हैं तो वो एक ही करवा रहे हैं, तो वो हो गया हमारा सिंगल टीचर वाले, लेकिन जो कंप्यूटर वाला हो गया वो हमारा टीम टीचिंग में आ जाएगा फिर, ठीक है। मैम जो योग वाला है उसमें भी आ सकता है ना कि एक टीचर बता रहे हैं और एक टीचर उसको करके दिखा रहे हैं, तो टीम टीचिंग का। हाँ जी, आ सकता है, ऐसा आ सकता है, अगर एक क्लास में है दोनों, एक बोल के कर रहे हैं उसको थ्योरी बता रहे हैं और दूसरे दिखा रहे हैं, तो वो टीम टीचिंग में आ जाएगा फिर। ये अभी, करेक्ट एग्जाम। तो मैम हाँ जी, योग। हाँ जी, ठीक है, अभी आगे बढ़े या किसी का और डाउट है कोई इसमें? क्लियर है मैम। ठीक है, अगला है हमारा टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, यानी टीवी या वीडियो प्रस्तुति जैसे हम हिंदी में कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ स्ट्रेटेजिक टीचिंग अप्रोच टू यूजिंग वीडियो टू इम्प्रूव अ स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन, कॉग्निटिव एबिलिटी और सोशल इमोशनल स्किल्स, यानी इसे किसी छात्र की समझ, संज्ञानात्मक क्षमता या सामाजिक भावनात्मक कौशल में सुधार करने के लिए वीडियो का उपयोग करने के रणनीतिक शिक्षण दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब हम वीडियो के जरिए पढ़ा रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं कह सकते क्लासरूम में भी हम वीडियो के जरिए पढ़ाते हैं बच्चों को। ये अगर मान लो कोई घर पे ही बैठा है, तो घर से ही कोई वीडियो के जरिए पढ़ रहा है, जैसे कोरोना के टाइम पे हो गया था, एक टीवी चैनल भी चला था, उस पे अलग अलग चैनल्स आते थे, सॉरी मतलब एक टीवी प्रोग्राम था जिसमें अलग अलग चैनल्स आते थे, तो उसमें हमें टीवी पे ही वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जाता था। तो मतलब वीडियो के माध्यम से जो हम सीख रहे हैं, टीवी के माध्यम से जो सीख रहे हैं, वो सारा टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन टीचिंग में आ जाएगा। ये वाला ओके है? मैम तो इंडिविजुअल क्यों सीखता है ना ऐसे, तो जैसा आपने बताया है कि सब लोग अपने अपने घर पे वीडियो के थ्रू सीख रहे हैं। हाँ, वो तो घर पे है, लेकिन अगर हम किसी क्लास को वीडियो के जरिए बता रहे तो उसमें तो पूरी क्लास आ जाएगी ना, पूरा ग्रुप आ जाएगा ना फिर। जी मैम जैसे प्रेजेंटेशन देते हैं वैसा। प्रेजेंटेशन देना अलग हो गया, वीडियो है इसमें, टीवी और वीडियो में प्रेजेंटेशन नहीं होगी, आजकल प्रेजेंटेशन स्मार्ट क्लासेस जो बच्चों की चलती में स्कूलों में वो है ये।
हाँ, उसको मान सकते हो, लेकिन प्रेजेंटेशन को नहीं मान सकते। वो तो एक तैयार किया, उसमें वीडियोस कहाँ चल रही होती है। मान लो हमें छोटे बच्चों को इसके बारे में बताना है, क्या कहते हैं अपने मान लो ग्रहों के बारे में बताना है, तो उसकी वीडियो चला दी, तो वीडियो वो हो गई। लेकिन अगर उसके हम पीपीटी बना रहे तो वो वीडियो प्रेजेंटेशन में नहीं आएगा, वो अलग होगा फिर। ठीक है। राइट मैम, क्योंकि ऐसा पिक्चर से बेहतर जो वीडियो है उसमें ज्यादा अच्छे से चीजें समझ आती हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही, क्योंकि देखने से जो चीज़ हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो वो बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा समय के लिए रहती है और बहुत जल्दी से भी समझ आ जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके देख लेते हैं हम किसके फायदे क्या है, एडवांटेजेस है ना, किसके, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन के। Many important personalities and experts are brought to the classroom through video presentation, यानी कई महत्वपूर्ण हस्ती और विशेषज्ञों को वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से क्लास में लाया जा सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि मान लो कोई हमारे एक्सपर्ट है किसी चीज के, ठीक है, मान लो कोई इंग्लिश के एक्सपर्ट है तो वो बहुत दूर रहते हैं, मान लो वो रहते हैं उधर साउथ साइड में कहीं वो रहते हैं, लेकिन हमारा जो स्कूल है वो नॉर्थ में है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो बार बार आए, इधर आए क्लास में और फिर पढ़ाएं। तो मतलब इसके जरिए हम ऐसा कर सकते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको वीडियो के जरिए क्लास में ला सकते हैं, उनकी कोई वीडियो चला दी तो उसके उसके जरिए वो क्लास में पहुंच जाती है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है। ठीक है। फिर है स्पेसिफिकली यूज फॉर एडल्ट लर्नर्स, यानी वयस्क शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी इसे माना जाता है, जो हमारे एडल्ट लर्नर्स होते हैं। अच्छा, जो दूसरे लर्नर्स थे उनको क्या कहते थे? एडोलसेंस। हाँ जी, बिल्कुल सही। adolescence। फिर है इजीली एक्सेस, हाँ जी, इजीली एक्सेसिबल फॉर लर्नर्स इन रिमोट एरियाज, यानी दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षार्थियों के लिए आसानी से सुलभ। देखो एग्जाम्पल मैंने दे दिया, कोई दूर दराज में रह रहा है जैसे, लेकिन उनको एक टीचर चाहिए, किसी मतलब कोई एक्सपर्ट चाहिए, टीचर तो होगा लेकिन उस उनको और अच्छे तरीके से करवाना है किसी एक्सपर्ट के द्वारा, तो वो वहां पे मान लो नहीं जा पा रहे हैं किसी वजह से एक्सपर्ट, तो हम उनकी वीडियो चला सकते हैं, तो वो जो भी उनका ज्ञान होगा वो सारा अपनी वीडियो में डाल देंगे, तो बच्चे वहां पे सीख जाएंगे। ठीक है। तो ये दूर दराज के क्षेत्रों के लिए बहुत ज्यादा कह सकते हैं अच्छा माध्यम है सीखने का। फिर है स्पेसिफिकली यूजफुल फॉर सब्जेक्ट सच एज ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा, यानी भूगोल, खगोल विज्ञान आदि जैसे विषयों के लिए विशेष रूप से यह उपयोगी बताया जाता है। एडवांटेजेस क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है। फिर देख लेते हैं इसकी लिमिटेशंस, यानी इसकी सीमाएं कौन सी हैं। लेस पॉसिबिलिटी फॉर टू वे कम्युनिकेशन, दो तरफा संचार की कम संभावना। देखो इसको ऐसे समझेंगे कि अगर मान लो किसी का कोई सवाल आता है, कोई टीचर पढ़ा रहे हैं वीडियो के जरिए, तो अगर स्टूडेंट का कोई सवाल है तो उसमें दो तरफा संचार नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो वीडियो में कैसे उनसे प्रश्न पूछेंगे। एक तो है वो हमारे बीच मौजूद है तब हम उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो चल रही है तो उसमें दो तरफा संचार नहीं होगा, तो ये इसकी एक लिमिटेशन होगी, है ना। अगला है इट कैन बी डिफिकल्ट टू एडजस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्केड्यूल्स फॉर द पीरियड ऑफ द टेलीकास्ट, यानी प्रसारण की अवधि के लिए जटिल शेड्यूल को समायोजित करना मुश्किल हो सकता है। मान लो हम टीवी के जरिए पढ़ रहे हैं, वीडियो तो हो गया, वीडियो तो कभी भी चला सकते हैं, लेकिन टीवी पे अगर एक टाइम बना है कि मान लो 1 से 2 के बीच ही इसकी क्लास होगी, और 1 से 2 के बीच स्टूडेंट कुछ और चीज कर रहे हैं उस टाइम, जो घर से पढ़ रहे हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि अपना शेड्यूल कैसे फिक्स करे उसके हिसाब से, जिस हिसाब से हमारी टीवी पे क्लासेस आ रही है। तो लिमिटेशंस क्लियर हो गई। मतलब लाइव क्लासेस की बातें कर रहे हैं कि वो उस टाइम पे नहीं अटेंड कर पाएंगे। नहीं, लाइव क्लासेस की नहीं, लाइव क्लासेस तो लाइव क्लासेस की नहीं, यहाँ पे टीवी और वीडियो वाला है ना, कि देखो वीडियो तो हम कभी भी चला लेंगे अगर हमारे पास फोन में है, तो उसका ऐसा नहीं है कि उसका एक टाइम है कि वो इसी टाइम में चलती है, नहीं, उसको तो हम कभी भी चला सकते हैं। लेकिन जैसे टीवी पे आप प्रोग्राम से समझो, टीवी पे कोई प्रोग्राम आता है तो वो उसका एक टाइम होता है ना कि इतने से इतने बजे तक ही आएगा, लेकिन हम उस हिसाब से शायद अपने शेड्यूल को सही नहीं कर पाए, क्या पता हमें उस समय कोई दूसरा काम करना हो, उसके लिए कहा गया है, ये लाइव क्लासेस के लिए नहीं है। ओके ओके। हाँ जी। मैम ये हमेशा रिकॉर्डेड रहेगा वीडियो? हाँ, क्योंकि टीवी और वीडियो है ना, इसमें लाइव कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ग्रुप डिस्कशन, यानी सामूहिक चर्चा। अ ग्रुप डिस्कशन इज अ डिस्कशन बिटवीन अ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑन अ गिवन सब्जेक्ट, यानी
समूह चर्चा किसी दिए गए विषय पर प्रतिभागियों के समूह के बीच होने वाली चर्चा है। मान लो जैसे हमारी ये क्लास है, जैसे आप लोग हो तो आपका एक ग्रुप है, तो आपको अगर मैं कोई टॉपिक पे बोलूं कि आप इस पे डिस्कस करो और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करो, जो भी आपका कंक्लूजन निकलता है, तो वो आ जाएगा हमारा ग्रुप डिस्कशन। ठीक है। फिर है द स्टूडेंट्स टॉक अबाउट द गिवन टॉपिक टू प्रेजेंट फैक्ट्स, ओपिनियंस एंड कंक्लूजन। छात्र दिए गए विषय पर बात करके तथ्य, राय और निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। तो मान लो मैंने आपको यही टॉपिक दे दिया कि आप लेवल्स ऑफ टीचिंग पे थोड़ा डिस्कस करो, तो आप लोग क्या करोगे, सारे इसके बारे में पहले बात करोगे, फिर इसके फैक्ट्स ढूंढोगे कि क्या क्या होते हैं, अपनी अपनी जो आपको जानकारी होगी उसको बताओगे, और एक कंक्लूजन पे निकलोगे कि देखो मैम हमने ये डिस्कस किया है, तो ये आए हैं हमारे लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक। फिर है it stimulates students' thinking process to analyze and integrate facts and help in developing their abilities in presentation of their ideas। इसको हिंदी में देखते हैं आगे कि क्या है। यह छात्रों की सोचने की प्रक्रिया को तथ्यों तथा विश्लेषण और एकीकृत करने के लिए प्रेरित करता है और उनके विचारों को प्रस्तुत करने में उनकी क्षमता को विकसित करने में मदद करता है। देखो सबसे पहले तो अगर हम किसी को कोई टॉपिक देंगे ना, मतलब ग्रुप डिस्कशन के लिए, तो वो सोचेंगे उसके बारे में सबसे पहले तो। ऐसा नहीं है मान लो मैंने कोई नया टॉपिक दिया आपको जो मैंने पढ़ाया नहीं है, तो आप लोग उसके बारे में सोचोगे और जो उसके बारे में तथ्य इकट्ठे करोगे, मतलब कि सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करोगे कि क्या क्या हो सकता है, उसका विश्लेषण करोगे कि कैसे कैसे होगा, क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा, ये किस तरह से इसका सही सीक्वेंस बैठ रहा है। फिर उसको एकीकृत करोगे, यानी कह सकते हैं इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, इंटीग्रेट करोगे, मतलब उन सभी चीजों को जो सबने अपने अपने विचार दिए होंगे, मान लो 10 बच्चों का ग्रुप है, तो 10 बच्चों ने जितने विचार दिए होंगे उन सबको हम इकट्ठे करेंगे और उस चीज को हमें प्रेजेंट करना है, तो इससे हमारी जो प्रेजेंटेशन एबिलिटीज है वो भी इम्प्रूव होंगी। ठीक। तो क्लियर हो गया ये ग्रुप डिस्कशन। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसके लाभ क्या क्या है, यानी एडवांटेजेस। तो सबसे पहले है एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आलोचनात्मक सोच के विकास को प्रोत्साहित करता है। अब अगर सोचने को एकदम से कुछ दिया जाए तो सभी सोचोगे ना, ऐसा नहीं कि बैठ जाओगे या हमें खुद से ही बता देंगे तो हमें सोचना ही क्यों है, नहीं। हमें कोई टॉपिक देते हैं तो हम उस पर सोचते हैं, तो इससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। ठीक। एनहांसेस कम्युनिकेशन, यानी संचार को बढ़ावा देता है। आप लोग को एक ग्रुप होगा, आपको मैंने कोई टॉपिक दिया तो आप लोग आपस में भी कम्युनिकेट करोगे ना, फिर आपस में करोगे, फिर एक कंक्लूजन निकालोगे, फिर मुझसे कम्युनिकेट करोगे, देखो हमने ये कंक्लूजन निकाला है। ठीक। तो इससे हमारा जो संचार होगा वो बढ़ेगा। फिर है एनहांसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ावा देता है, क्योंकि अगर कोई आपको समस्या ही दी जाएगी तो आप अपने अपने विचार रखोगे, सब अलग तरीके से सोचोगे और कहीं ना कहीं उस चीज का सॉल्यूशन निकाल लोगे। ऐसा नहीं है कि उसमें फंसे रहोगे, हाँ इसमें टाइम थोड़ा लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किस चीज का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो मतलब जो हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो भी इससे इम्प्रूव होगी। ठीक है। फिर है प्रमोट्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, यानी प्रतिभागियों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। अब ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें एक ही बच्चा होगा, सारे बच्चे होंगे। तो मतलब जितने भी प्रतिभागी है जो कहीं ना कहीं भाग नहीं लेते हैं एक्टिविटीज में, तो वो भी इसमें भाग लेंगे। ठीक। फिर है हेल्प्स इन गेनिंग डेप्थ ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान की गहराई प्राप्त करने में मदद करता है। क्योंकि जब हम क्रिटिकली सोचेंगे, क्योंकि सबसे पहले देखो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ रही है, तो हम क्रिटिकली सोचेंगे तो हम ज्ञान को और ज्यादा गहराई में सोचेंगे और जानेंगे, हमें डेप्थ नॉलेज होगी। ठीक है। फिर है हेल्प्स टू बूस्ट कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। इससे कैसे बढ़ेगा, आपको कोई प्रॉब्लम मिली, आपने उसका सॉल्यूशन निकाला, पहले पॉइंट तो यहाँ पे बढ़ गया हमारा आत्मविश्वास कि हमने जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उसको बढ़ा दिया है। और दूसरा, उसको प्रेजेंट भी तो करना होगा, दूसरों को बताना होगा ना कि देखो हमने ये सॉल्यूशन निकाला है इसका, तो इससे भी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगला है डिस्कवरिंग टैलेंटेड स्टूडेंट्स, यानी प्रतिभाशाली छात्रों की खोज होगी, क्योंकि इससे हमें प्रतिभा का पता चलेगा कि ये बच्चे किस किस तरीके से सोच रहे हैं, कौन किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, कौन किस तरह से एनालाइज कर रहा है, कौन किस तरह से कंक्लूजन निकाल रहा है। ठीक। ये क्लियर। जी मैम। ठीक है।
लास्ट देखते हैं आज का इसकी लिमिटेशंस यानी इसकी सीमाएं क्या-क्या है किसकी ग्रुप डिस्कशन की। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस यानी समय लेने वाली प्रक्रिया। अब ग्रुप डिस्कशन होगा, हमें सबके आइडियाज सुनने होंगे तो उसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है 5 मिनट का काम है कि फटाफट सबका सुन लो, पहले सोचने में टाइम लगेगा, फिर उसका सबकी जो हमारे आइडियाज होंगे उसको कलेक्ट करने में टाइम लगेगा, फिर उनको हम एनालाइज भी तो करेंगे। तो ऐसा है कि इसमें बहुत समय लग सकता है, तो ये किसका कह सकते हैं कि एक सीमा है इसकी, ठीक। समटाइम्स लीड टू अनप्रोडक्टिव डिस्कशंस यानी कभी-कभी अनुत्पादक चर्चाएं होती हैं कि मान लो इसका एग्जाम्पल इस तरह से समझ सकते हो, जैसे टीवी चैनल्स पे होते हैं ना, डिबेट वगैरह होते हैं तो वो भी डिस्कस करते हैं, तो उनको टॉपिक कुछ दिया होता है तो वो कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में भी ऐसा हो सकता है कि मान लो हमने आपको टॉपिक दिया, मान लो घेरन संहिता का कोई टॉपिक दिया हमने, पथ्य या अपथ्य आहार वाला, लेकिन आप उस जगह को छोड़ के डिस्कस करते करते दूसरी ही जगह पहुंच गए, या जो हमें पूछा था आपसे आप उसको ना, उसका कंक्लूजन ना निकाल के कुछ और ही आपका कंक्लूजन आ रहा है, तो ये इसका एक और सीमा होगी, ठीक। अगला है क्रिएट पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द स्टूडेंट्स यानी छात्रों के बीच व्यक्तिगत संघर्ष पैदा हो सकता है कि कई बार ऐसा हो गया, जैसे क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे ग्रुप में, तो कई बार हो सकता है कि आपस में मनमुटाव हो जाए बच्चों का, किसी ने कुछ कहा, किसी ने अपना कोई कह सकते हैं थॉट रखा, लेकिन दूसरे वाले को वो सही ना लगा तो उसने उसको उस पे बोल दिया, तो उसमें मनमुटाव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। इट में क्रिएट इमोशनल स्ट्रेस एंड अनप्लेजेंट फीलिंग्स यानी यह भावनात्मक तनाव और अप्रिय भावनाएं पैदा कर सकता है। अब अगर किसी को ग्रुप डिस्कशन में इंटरेस्ट नहीं है या उसको उस चीज़ से डर लगता है, तो कहीं न कहीं उसपे ना एक इमोशनल स्ट्रेस होगा कि नहीं, मुझे नहीं करना, या अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको बहुत ही अप्रिय भावनाएँ पैदा होगी, मतलब अनप्लेजेंट फीलिंग्स आएगी, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि कई बार होता है हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो उस वजह से हमारा जो इमोशंस होते हैं वो बहुत अलग हो जाते हैं, हम बहुत खुश नहीं रहते, बहुत अलग सी फीलिंग आती है हमारे अंदर से, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन हो गई। फिर है पॉसिबिलिटी ऑफ डोमिनेशन ऑफ सेशन बाय अ फ्यू स्टूडेंट्स यानी कुछ छात्रों द्वारा सत्र पर प्रभुत्व की संभावना। मान लो अब हमने ग्रुप बनाया, उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी ही चलाते हैं, वो दूसरों की नहीं सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वो बस अपना ही अपनी ही बातें रखे या अपनी ही बातों को बढ़ावा दे, दूसरों की बातें सुने नहीं दूसरे बच्चों की। तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ बच्चे डोमिनेट कर सकते हैं इस चीज को, है ना। फिर है इट इज नॉट सूटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स, यह सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है। अब बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? क्लियर है ये वाली स्लाइड? मैम चाहती जी ना, मैम। इसमें का चाहती है समझ नहीं आया, फिर से बोलिए। जो आप इसमें बोले ना भावनात्मक तनाव वाला, उसको एक बार क्लियर कर। ठीक है, देखो, मान लो हम यहाँ का एग्जांपल लेते हैं पहले। मान लो मैं आपको बोलती हूँ कि आप कैमरा ऑन करके पढ़ो सभी, तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को कैमरा ऑन नहीं करना होगा तो उसमें अजीब सी फीलिंग आती है ना, डरे डरे से रहते हैं, अजीब सा, मतलब उनके इमोशंस बहुत अजीब से हो जाते हैं। तो इसको वैसे ही समझ सकते हैं ग्रुप डिस्कशन से। मान लो किसी आपका ग्रुप बनाया है 5-6 बच्चों का, तो आपको ग्रुप में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको अपने थॉट्स देने हैं। तो कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना जैसे, तो उनको नहीं बोलना होता है, तो उस वजह से उनमें कहीं न कहीं एक कह सकते हैं कि भावनात्मक तनाव आ जाता है। या अगर कोई बहुत शर्मीला है या उसको नहीं आ रहा है या उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है और बाकी बच्चे कर रहे हैं, तो इस वजह से भी उसको ऐसा लगता है कि नहीं, ये सही नहीं हो रहा है, तो ये अप्रिय भावना इस तरह से भी पैदा होती है। अब हो गया क्लियर? यस मैम। ठीक है, बाकी और कोई? क्लियर है ना सभी को आज वाला जो आज पढ़ाया? यस। ठीक है। तो जो आज हमने पढ़ाया ये आप कल पढ़ के आइएगा। आज अभी 4 बज गए हैं, तो कल मैं पूछूंगी इसको पहले, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। क्लोजिंग टेयर।
पूजा जी क्लोजिंग प्रेयर करवा दीजिए। हेलो, यस आवाज आ रही है मेरी? किरण हाँ या आ रही है आपकी। आप करवा दीजिए। मैम हाँ जी, कैमरा ऑन कर लीजिए ना। ऑन की करवा दो। ठीक है। सभी आराम से बैठेंगे, बॉडी को रिलैक्स रखेंगे, लंबी गहरी सांस। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को रब करते हुए आंखों के ऊपर रखेंगे और आंखें खोल लेंगे। थैंक यू किरण जी। अभी वेलकम आप लोग मैम। लीव कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए।